नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहली न्यूज है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है फेडरल रिजर्व के। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने बैंक रेट्स अनचेंज रखे, यानी कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया है उनके बैंक रेट्स में। एंड इससे एक लेंदी रेट हाइक साइकिल, यानी बहुत टाइम से चलने वाली एक रेट हाइक साइकिल यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है। 14 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लिए थे, विच स्टार्टेड इन दिसंबर 2021। एंड करंटली जो उनका बेस रेट है 5.25% का, वो उन्होंने अनचेंज रखा है। रिसेंटली जो डेटा सामने आया है यूके के इन्फ्लेशन का, तो वो थोड़ा सा इनकरेजिंग था उनकी सेंट्रल बैंक के लिए। यानी जो एक सरप्राइज ड्रॉप दिखा था उनके इन्फ्लेशन नंबर्स में अगस्त के महीने में, तो उससे उन्हें ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हुई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे, तो रेट हाइक्स और करने की जरूरत नहीं है। ऐसा शायद यूके की सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर सोचा होगा। यूके का हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 18 मंथ लो पर पहुंच गया टू 6.7%। हालांकि 6.7% अभी भी उनकी जो टारगेट रेट है उससे काफी ज्यादा है, लेकिन इन हाइंडसाइट पिछले अक्टूबर में इन्फ्लेशन रेट, यानी यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर 11% हुआ करता था, वहां से 6.7% तक ये अभी नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी टारगेट से दूर है, टारगेट अराउंड 2% का है। मीडियम टर्म टारगेट है उनका ये। तो अभी भी टारगेट से दूर है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे रेट हाइक्स उनकी सेंट्रल बैंक ने कर दिए हैं, जैसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड ने किए। तो उनको शायद जो रिसेंट डेटा आया है उससे ये लग रहा है कि अभी एक और रेट हाइक तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। ऑयल के मार्केट की बात करनी होगी। ऑयल के मार्केट्स में कल काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी। सबसे पहले कल ऑयल के प्राइसेस थोड़े से करेक्ट हुए, यानी कम होते हुए नजर आए। एंड द रीजन वाज कि फेडरल रिजर्व ने जो जो भी गाइडेंसेस दिए थे उनके परसों की मीटिंग में, तो उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा था। अनचेंज्ड रेट्स होंगे ये तो सबको एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक ओवरऑल सिग्नल था यूएस फेडरल रिजर्व का वो हॉकिश था। यानी उनका ये कहना था कि अभी भी रेट्स बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये इंडिकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि शायद 2023 में एक और रेट हाइक यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ओवरऑल डिमांड के लिए अच्छी नहीं होती। एंड अगर ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी की अच्छी नहीं होगी तो ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली उससे सफर होंगे। तो इसी के चलते थोड़ा सा करेक्शन कल ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला एट द स्टार्ट ऑफ द डे। लेकिन बाय द टाइम द डे एंडेड, तो रशिया से एक न्यूज आ गई कि रशिया ने टेम्पररीली गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि वो उनके प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज कराना चाहते हैं। तो इसके चलते सप्लाई कम होने वाला है मार्केट्स में, और अगर सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियसली इससे रेट्स बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल ऑयल के प्राइसेस थोड़े से करेक्ट होते हुए नजर आए, यानी कम होते हुए नजर आए, लेकिन अगेन दे रोज बैक टू देयर नॉर्मल लेवल्स अगेन। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है, यानी कंपलसरी किया है फॉर शुगर ट्रेडर्स टू वीकली डिस्क्लोज देयर शुगर स्टॉक्स। इसके पीछे का रीजन यही है कि गवर्नमेंट जो है वो होल्डिंग पर ज्यादा नजर रखना चाहती है। करंटली बहुत सारी बातें चल रही है कि शुगर केन का जो क्रॉप है इस बार उतना अच्छा नहीं रहा है। शुगर केन ऑब्वियसली ज्यादा पानी यूज करने वाला क्रॉप रहता है, एंड डेफिशिएंट मानसून में ही इस क्रॉप को ग्रो करने के बहुत बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसके चलते ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद जो नया हार्वेस्ट सीजन शुरू होने वाला है शुगर केन का, तो उसके चलते शुगर का प्रोडक्शन शायद कम हो जाएगा। एंड अगर शुगर का प्रोडक्शन कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इफेक्ट पड़ेगा कि शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी बात को चेक करने के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने कहा है कि एवरी मंडे को हर एक जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर उनको वीकली रिपोर्ट अपलोड करनी है अबाउट द स्टॉक ऑफ शुगर दैट दे हैव मेंटेन। तो यही है कि शुगर की अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहे, यही गवर्नमेंट का यहाँ पर उद्देश्य है। क्योंकि कुछ कुछ कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट्स भी बढ़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। एंड शुगर जैसी कमोडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है इंडिया में एज अ कंजम्पशन। एंड ऑब्वियसली आने वाले फेस्टिविटीज जैसे जैसे आते हैं तो शुगर का कंजम्पशन और भी ज्यादा रहेगा। तो इसी को चेक में रखने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ मेजर्स लेते हुए नजर आएगी। ऑब्वियसली अगले साल इलेक्शन भी आने वाला है, तो उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर किसी वजह से शुगर के प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाते तो उसका एक पॉपुलर इफेक्ट अच्छा नहीं होगा लोगों के दिमाग में। वो एक उस आइडिया को पालना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको शुगर के स्टॉक्स, शुगर के प्राइसेस मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
कुछ डेटा सामने आया है जहां पर हाउस होल्ड डेट जो है इंडिया की वो डबल होती हुई नजर आई इन FY23, जबकि सेविंग्स जो थे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो लगभग हाफ हो गए इन FY23। ऑन द फेस ये थोड़े से कंसर्निंग चीजें लग रही है, लेकिन जब डिटेल्स समझी तो कुछ काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिला। तो सेविंग जो है वो 5.15% ऑफ जीडीपी हो गया है बाय द एंड ऑफ FY23 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के बहुत सारे एजम्पशंस या फिर जो कंक्लूजन्स है वो इतने उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो क्या क्या चीजें हैं जो इस रिपोर्ट से सामने आई है? तो 55% से डिक्रीज हो गया है सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। एंड उसका इफेक्ट कहां पर बढ़ गया है? तो इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो काफी सारे असेट्स में डिप्लॉय होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पोर्शन ऑफ ड्रॉडाउन फ्रॉम सेविंग्स है वो मेनली फिजिकल एसेट्स को गया है। सो दिस इंक्लूड्स रियल एस्टेट, व्हीकल्स एंड अदर मेन असेट्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एलोकेशन हाउस होल्ड का होता हुआ नजर आ रहा है। एंड इसके अलावा जो हाउस होल्ड सेविंग है वो कम हो गया है टू 5.1%, जबकि पिछले साल में इनफैक्ट FY21 में दिस वाज 11.5% ऑफ द जीडीपी। तो वहां से ये एक काफी बड़ी डिक्रीज यहाँ पर नजर आ रही है। असेट साइड की जहां तक बात करें तो अगर एक हाउस होल्ड सारे हाउस होल्ड इंडिया के मिला दिए जाए और उनका एक बैलेंस शीट बना दिया जाए तो उनका असेट साइड जो है दैट इंक्लूड्स इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, तो उसमें 4.1 लाख करोड़ का इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि लाइबिलिटी साइड में 8.2 लाख करोड़ से इंक्रीज हुआ है एंड दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड बोरोइंग्स। 7.1 लाख करोड़ से हाउस होल्ड बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो गई है फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो ये सारी बोरोइंग है वो कहाँ यूज हो रही है? वो यूज हो रही है मेनली हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स एंड व्हीकल परचेज में। 55% ऑफ द रिटेल क्रेडिट जो हाउस होल्ड को दिया गया है वो इन्हीं तीन चीजों में यूज हुआ है, दैट इज हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन एंड व्हीकुलर लोन। तो बहुत सारा एलोकेशन FY23 में डेट का। सो बहुत सारे हाउस होल्ड जो भी हाउस होल्ड से डेट लिए हैं वो मेनली हाउसिंग लोन एक असेट क्रिएट करने के लिए ली है। एंड मेनली उसका रीजन यही है कि FY23 के स्टार्ट में रेट्स काफी कम हुआ करते थे, तो उन रेट्स पर बहुत सारा डेट लिया गया है, ऐसा इस डेटा के थ्रू हमें पता चल रहा है। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और। इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए कल। एंड इसी से ध्यान पहुंचा है, इन्वेस्टिंग दुनिया का ध्यान पहुंचा है कि कैनेडियन पेंशन फंड्स क्या क्या शेयर्स ओन कर रहा है। तो कैनेडियन पेंशन फंड इंडिया के इक्विटी मार्केट में एक काफी मेजर इन्वेस्टर है। ये पेंशन फंड ने लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ न्यू एज कंपनीज में, इंडिया के न्यू एज कंपनीज में, विच इंक्लूड्स 9 न्यू एज कंपनीज। तो यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर कैनेडियन पेंशन फंड क्या अप्रोच लेता है। एक्ो, बायजूस, डिलीवरी, डेली हंट, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी कंपनीज में काफी साइजेबल स्टेक यहाँ पर कैनेडियन पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। फ्लिपकार्ट में कैनेडियन पेंशन फंड के होल्डिंग की अमाउंट है लगभग 6,600 करोड़, जबकि बाकी काफी की इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं। बायजूस में उनकी होल्डिंग की वैल्यू लगभग 1,500 करोड़ है। इसके अलावा बहुत सारे मेजर लेगेसी बिजनेसेस में भी उनकी काफी साइजेबल स्टेक है। कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 2% का इक्विटी स्टेक कैनेडियन पेंशन फंड का है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बाकी कुछ स्टॉक्स में भी काफी साइजेबल स्टेक कंपनी का कैनेडियन पेंशन फंड का है। इसी के चलते थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में ये सारे स्टॉक्स रहते हैं। हालांकि ओवरऑल मार्केट की टेंडेंसी भी पिछले 2 दिन से नेगेटिव रही है, बट दीज स्टॉक्स विल बी मेनली ऑन द रेडार अगर चीजें और भी एस्केलेट होती है। एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जियो पॉलिटिक्स के चलते क्या कैनेडियन पेंशन फंड कोई और ज्यादा बड़े कदम यहाँ पर उठाता है इन टर्म्स ऑफ रिमूविंग देयर स्टेक फ्रॉम द बिजनेसेस इन इंडिया। एक बड़ी डेवलपमेंट कल यूएस इक्विटीज में हुई जहां पर सिस्को, विच इज मेनली साइबर सिक्योरिटी कंपनी, उन्होंने एक काफी मेजर एक्विजिशन कंप्लीट किया है ऑफ अ कंपनी कॉल्ड स्प्लंक। ये डील हुआ है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $28 बिलियन। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ये काफी बड़ा एक्विजिशन है। एंड जो ऑफर प्राइस रही थी सिस्को ने जो स्प्लंक के शेयर होल्डर्स को दी थी, दैट इज एट अ 31% प्रीमियम टू स्प्लंक्स क्लोजिंग प्राइस ऑन वेडनेसडे। तो एक काफी अच्छा प्रीमियम यहाँ पर सिस्को देता हुआ नजर आ रहा है। कंबाइंड बेसिस पर सिस्को एंड स्प्लंक जब कंबाइन होंगे तो दैट विल बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज। ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी वाले नीश एरिया में ये क्लियरली एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बन जाएगा इन द वर्ल्ड। इससे सिस्को ये होप कर रहा है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा टू अ मोर रिकरिंग रेवेन्यू इन नेचर।
एंड इसी के चलते उन्होंने ये एक एक्विजिशन आय किया है। कल की न्यूज में हमने कवर किया था कि कैसे एसजेवीएन जो कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, उसमें ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट ने दिया है। एंड उसी के चलते कल इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगभग 1450 करोड़ रुपीस के बिड्स कल पोस्ट किए थे। इसके बाद स्टॉक भी 13% से गिरा। दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड की थी दैट वाज एट रेट ऑफ ₹69 पर शेयर, जबकि परसों की क्लोजिंग प्राइस एसजेवीएन की लगभग ₹82 पर शेयर थी। तो 13% से कल एसजेवीएन का स्टॉक जो है वो गिरा था। जो टोटल बिड्स आए हैं, देवर बिड्स फॉर 20.91 करोड़ शेयर्स, जबकि टोटल शेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स को गवर्नमेंट बेचने वाला है दैट इज 8.7 करोड़ शेयर्स। तो काफी अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने दिया है टू बाय द स्टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट। एज पर एक्सचेंज डेटा मोर देन 2 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन होने वाला है। हालांकि मार्केट प्राइस ऑलरेडी इन चीजों के लिए एडजस्ट होती हुई नजर आ रही है। सो शायद यहाँ पर कोई आर्बिट्राज एडवांटेज शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा बाय द टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स कैन पुट देयर बिड्स फॉर बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो प्रोसीड्स है फ्रॉम द स्टेक सेल ऑफ एसजेवीएन, वो गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट्स है उसकी और एक काफी मेजर वे में एक कदम बढ़ते हुए नजर आ रहा है गवर्नमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। JSW is in talks with LG Energy Solutions to make EV batteries in India। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक कल पता चला है। तो LGES इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो एक कोरिया बेस्ड कंपनी है एंड दे हैव एन एक्सपर्टीज इन मैन्युफैक्चरिंग बैटरी सेल्स। तो LGES ने अप्रोच किया है JSW को एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद यहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट हो सकती है। हालांकि दोनों कंपनीज ने इस पर कोई फॉर्मल कमेंट अब तक दी नहीं है। JSW इज ऑल्सो इन टॉक्स विद अदर बैटरी प्लेयर्स इंक्लूडिंग चाइना की एक कंपनी है CATL। उसके अलावा पैनासोनिक एंड तोशिबा से भी वो टॉक्स में है टू बिल्ड अ लोकल सप्लाई चेन फॉर ईवीज। तो ईवीज पर JSW का काफी ज्यादा ध्यान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ड्यू डिलिजेंस वाइज भी JSW ऐसा माना जा रहा है कि दे आर इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, जिसमें वो बैटरी स्टोरेज, मोटर्स एंड बैटरी मैनेजमेंट, ये सारी चीजों में एंटर करना चाहते हैं रिलेटेड टू ईवीज। LGES जो कंपनी है, कोरिया बेस्ड कंपनी है, वो बैटरी सेल्स काफी मेजर ऑटोमेकर्स को सप्लाई करती है लाइक टेस्ला एंड जनरल मोटर्स। एंड उन्होंने JSW को ये डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ईवी एंड एनर्जी स्टोरेज की, तो उसके डिटेल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने JSW से मांगे हैं, ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा ने डिसाइड किया है टू सेल 75% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। तो ग्लेनमार्क फार्मा मेनली फॉर्मुलेशन बेस्ड बिजनेस में है, जबकि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस मेनली API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट स्पेस में है। तो इस कंपनी में 75% स्टेक यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा बेचने वाला है, ऐसा कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल अनाउंस किया, जिससे कंपनी को इनफ्लो आएगा लगभग 5,652 रुपीस का। एंड बायर है यहाँ पर निरमा लिमिटेड। ग्लेनमार्क फार्मा के पास सिर्फ 7.84% के स्टेक बचेंगे आफ्टर दिस डिसइन्वेस्टमेंट। हालांकि जो कस्टमरी प्रोसीजर्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो यहाँ पर बाकी है, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर दिस ट्रांजैक्शन। इसके बाद निरमा लिमिटेड को ऑब्वियसली एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देना होगा टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस, जैसे कि हमेशा होता है जब भी प्रमोटर्स चेंज होते हैं या फिर कोई भी नया बायर एक साइजेबल स्टेक लेता है किसी कंपनी में, सो दैट बायर हैज टू गिव एन ओपन ऑफर टू ऑल द पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इस डील के बाद ग्लेनमार्क फार्मा जो है वो ये होप कर रहा है कि देयर इंटेंशन इसकी जो उनकी वैल्यू चेन है ऑफ इनोवेटिव ब्रांड लेड ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन थेरेपेटिक एरियाज, जो उनका मेन फॉर्मुलेशन बिजनेस है, उसमें उनका फोकस और ज्यादा बढ़ाना, यही उनका यहाँ पर उद्देश्य है। निरमा लिमिटेड, हम सब इस कंपनी को मेनली डिटर्जेंट के फॉर्म में जानते हैं, डिटर्जेंट जो बेचते हैं, बट निरमा लिमिटेड के बहुत सारे B2B प्रोडक्ट्स भी है। सो इट इज नॉट लाइक दे डोंट हैव प्रेजेंस इन एनी अदर कैटेगरी एक्सेप्ट डिटर्जेंट्स। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि निरमा लिमिटेड एग्जैक्टली क्यों ये स्टेक बाय करना चाहता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड बाइंग शेयर्स इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो इस सेक्शन में आज मैं जो किस्सा कवर करने वाला हूं उसमें कोई करंट डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई रेड सम टाइम अगो एंड आई थॉट कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं। तो क्वितो करके एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है इन द कंट्री ऑफ चाइना, एंड ये टाउन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस टाउन की पॉपुलेशन सिर्फ 60,000 पीपल है,
बट इंस्पाइट ऑफ दैट ये टाउन इसीलिए फेमस है बिकॉज इसे बटन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ये एक छोटे से टाउन में, इस चाइना के छोटे से टाउन में वर्ल्ड के 60% बटन्स बनते हैं। यानी दुनिया में जितने भी बटन्स है उसमें से 60% बटन्स इस छोटे से टाउन से आए हैं चाइना के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना की स्केल कितनी बड़ी होती है जब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी एक चीज में बहुत ज्यादा कॉस्ट एडवांटेजेस पाने हैं। इसके अलावा ये टाउन में 80% ऑफ दी वर्ल्ड जिपर्स भी बनते हैं। जो जिप होती है वो भी दुनिया के 80% जिप्स इस छोटे से टाउन में ही बनते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 to 3 बिलियन बटन्स 2 to 3 मिलियन बटन्स पर डे एक दिन में यहाँ पर बनते हैं। मोर देन 550 शॉप्स है यहाँ पर जो सिर्फ entirely dedicated to selling the buttons. So ये बटन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। एंड कैसे यहाँ पर चाइना ने एक स्किल बिल्ड की है वही मैं ये शेयर करना चाहता था कि वो सारे रिसोर्सेस एक जगह पर लाते हैं एंड दे ट्राई टू इंश्योर कि इससे कॉस्ट एडवांटेजेस उनको इतने ज्यादा हो कि दे कैन फ्लड द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर चीप गुड्स दैट दे मैन्युफैक्चर इन सच अ लार्ज स्केल। तो एक छोटा सा टाउन ऑफ जस्ट 60,000 पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स बटन्स। तो ये मुझे एक लगा एक हालांकि इसको मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था बट इट इज स्टिल एन अमेजिंग फैक्ट जो हमें दिखाता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को अगर आप एक जगह पर ज्यादा रीइंफोर्स करते हो तो उससे आप कितने ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हो। सो दैट ends टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो लाइक जरूर करेंगे, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमारी वेबसाइट investindia.in विजिट करना मत भूलिए। मोदक ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। तो मैं आशा करता हूं कि आप इतने अच्छे डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।